Good morning, all of you. How are you all? जय श्री कृष्णा बेटा. सब बढ़िया है. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. बहुत सुबह उठ गए आप लोग. सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू. इतनी जल्दी उठते हो आप. सबसे मुश्किल काम है जीवन में सुबह सुबह उठना. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. प्राउड ऑफ यू ऑल. बहुत बढ़िया बेटा. स्टूडेंट लाइफ में बच्चा जल्दी उठ जाएगा, इससे बड़ी बात कुछ नहीं होती है. बहुत अच्छा. नाइस. बिल्कुल. कॉलेज जाएंगे तब भी उठना पड़ेगा. सुबह की क्लास रहती है तब भी उठना पड़ेगा. राइट. इसलिए वह बचपन में आदत डाली जाती है कि मॉर्निंग में स्कूल रहता है. बहुत बढ़िया. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. कुछ नहीं खोना पड़ेगा अभी तो. सब पाना ही है अपन को. कुछ खोने लायक नहीं है अपने पास अभी. अपन सब कुछ गेन करेंगे. लॉस कुछ भी नहीं होने वाला है. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. यस यस यस. सब अभी अपन पढ़ाई करेंगे तो सब गेन करेंगे. कुछ भी लॉस नहीं करेंगे ना. लॉस कुछ भी नहीं होने वाला है. सब गेन गेन गेन. अभी गेन का टाइम है ना. लॉस का कुछ भी टाइम ही नहीं है. हम जो करेंगे अपने लिए करेंगे, किसी और के लिए नहीं करेंगे. बढ़िया. पढ़ाई करेंगे, मजे करेंगे. मस्ती करो, मजे करो, पढ़ाई करो. नोमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म बाद में पढ़ाएंगे, है ना. उसके लिए बिल्कुल भी चिंता नहीं करना. अभी तो अपन शुरू करेंगे. लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ाया था एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं. कर लें क्या? है ना. तो लास्ट क्लास में हमने बेसिक ये शुरू करा था रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसमें हमने सीखा था रिएक्शन होती है पुराने बॉन्ड का टूटना, नए बॉन्ड का बनना, रिएक्शन कहलाता है. उसके बाद नेक्स्ट हमने सीखा कि जब ये जो बॉन्ड टूटते हैं और बॉन्ड बनते हैं, इनकी जो डिटेल स्टडी होती है उसे बोलते हैं रिएक्शन का मैकेनिज्म. मैकेनिज्म इज डिटेल स्टडी ऑफ अ रिएक्शन, या हम ये कह सकते हैं द पाथवे थ्रू विच द रिएक्शन प्रोसीड एंड कंप्लीट्स इज नोन एज मैकेनिज्म. ऐसा कह सकते हैं, है ना. ठीक है. फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या पढ़ा था कि भाई जब बॉन्ड टूटते हैं तो बॉन्ड टूटने में इंटरमीडिएट्स डेवलप हो जाते हैं. तो किसी भी रिएक्शन के अंदर, ऑर्गेनिक रिएक्शन में हमने पढ़ा मेनली कितने टाइप के इंटरमीडिएट्स होते हैं. 3 टाइप्स के. कौन कौन से? कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, कार्बन फ्री रेडिकल. जो किससे बनते हैं? होमोलिसिस या हेट्रोलिसिस प्रोसेस से बनते हैं. और कुछ रिएक्शन ऐसी भी होती हैं जिसमें इंटरमीडिएट ही नहीं बनता है, डायरेक्टली प्रोडक्ट बन जाता है. उस केस में ट्रांजिशन फेज बनती है. ट्रांजिशन फेज क्या होती है? बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन जब साइमल्टेनियसली होता है तो उस फेज को ट्रांजिशन फेज कहते हैं. ठीक है ना. तो उसमें कोई इंटरमीडिएट डेवलप नहीं होता है. उसके अंदर ना कैटाइन बनता है, ना एनाइन बनता है, ना फ्री रेडिकल बनता है. डायरेक्टली प्रोडक्ट बन जाता है. समझ में आया बेटा? है ना. ये चीज हमने डिस्कस करी थी. फिर हमने बात करी थी प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरमीडिएट के बारे में कि प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, कार्बन फ्री रेडिकल जो इंटरमीडिएट्स होते हैं इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो अपन डिस्कस किया था. जिसमें हमने हाइब्रिडाइजेशन देखा था और हमने देखा था कौन सा डायमैग्नेटिक है, कौन सा पैरामैग्नेटिक है. इसके अलावा हमने हाइब्रिडाइजेशन के अलावा शेप के बाद, जब हाइब्रिडाइजेशन पता होता है तो डेफिनेटली हम शेप डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है ना. ऐसा हमने पढ़ा था. आगे हम बात कर रहे थे रिएजेंट्स के बारे में, है ना. तो रिएजेंट्स हमने शुरू करे थे. रिएजेंट कितने टाइप के होते हैं? रिएजेंट कितने टाइप के? 2 टाइप के रिएजेंट्स होते हैं. ठीक है ना. एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट और एक होता है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट. इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट क्या होते हैं? ऐसे रिएजेंट जिनमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, ऐसे रिएजेंट्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट. ठीक है. और इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उसको. इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है इसलिए इलेक्ट्रॉन्स की तरफ सीकिंग. इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहिए, लेना चाहते हैं, इसलिए बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सीकिंग या इलेक्ट्रोफाइल. फाइल मतलब होता है लविंग. ठीक है ना. अब अगर बात करें न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग. न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? चार्ज, प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज होता है. तो इसका मतलब वो अपने खुद कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, तभी उसे न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे, है ना.
तो ये दो टाइप के रिएजेंट होते हैं, जिसमें हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जब रिएजेंट्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट में सबसे पहले हमने पढ़ा था कि भाई जितने भी पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होते हैं, उन पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज में, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज के अंदर जिसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। ऐसा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा था उसमें कि ऐसा नहीं है कि जिसके पास भी पॉजिटिव चार्ज होगा सिर्फ वही रहेंगे। वो स्पीशीज जिसमें पॉजिटिव चार्ज तो हो लेकिन ऑक्टेट कैसा हो, इनकम्प्लीट। तो भाई आपको कैसे पता चलेगा ऑक्टेट का? तो भाई अपन को काउंटिंग आती है, भाई इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग आती है। तो जिस एटम पर पॉजिटिव चार्ज लिखा है ना, उसके अपन क्या करें, इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, समझे। तो कभी भी आपको अगर ऑक्टेट देखना है तो हमेशा एक पॉइंट नोट कर लो कॉपी में, उस जगह पे जहां आपने लास्ट क्लास में लिखा था, भाई द एटम विच कंटेन पॉजिटिव चार्ज, the atom which contain positive charge, the atom which contain positive charge, its electron should be counted to check hybridization. Okay, तो हमेशा जिस एटम पर, the atom having positive charge, its electron should be counted in hybridization. Its electron should be counted in hybridization. सबको आवाज आ रही है? सबको आवाज आ रही है? ओके। The atom which contain positive charge, its electron should be counted to check its octet, भाई पॉजिटिव चार्ज ही डेफिशिएंसी डिफाइन कर सकता है। नेगेटिव चार्ज अगर कभी लिखा है तो ऑक्टेट डेफिनेटली कंप्लीट ही होगा, है ना। इसलिए सिर्फ पॉजिटिव चार्ज जिस एटम पर है उसके इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, दूसरे को काउंट करने की जरूरत नहीं होती है। समझ में आया बेटे? ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने बात करी है इलेक्ट्रोफाइल्स की। तो पहला टाइप का इलेक्ट्रोफाइल पढ़ लिया जिसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इलेक्ट्रोफाइल ऐसे भी होते हैं जिनमें चार्जेस ही नहीं होते, ठीक है, मतलब वो न्यूट्रल स्पीशीज होते हैं। जैसे कि बात करते हैं न्यूट्रल स्पीशीज में, BF3 है, AlCl3 है। ये ऐसे स्पीशीज हैं जिनका ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है भाई। इसके अलावा BH3 भी आपने पढ़ा हुआ है। BH3 जो होता है वो आपने पढ़ा था ना, डाइमर बनाता है वो, B2H6 पढ़ा हुआ है आपने, है ना। BH3 भी लिख सकते हैं इसमें। भाई ये डायबोरेन बना लेता है, जानते हो ना आप लोग, है ना, डायबोरेन बनाता है। तो ऑक्टेट, बोरोन का ऑक्टेट कैसा है, इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट स्पीशीज है, इसलिए अपन इसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। BF3 हो गया, AlCl3 हो गया। भाई AlCl3 भी Al2Cl6 बनाता है, डाइमर पढ़ा हुआ है आपने इनऑर्गेनिक के अंदर, है ना बेटे। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो अपन को मॉलिक्यूल दिए हैं ये एक तरह से लुईस एसिड्स हैं। कैसे हैं ये? लुईस एसिड्स। तो इनको अपन कह सकते हैं दीज आर लुईस एसिड्स। और ये वो लुईस एसिड्स हैं जिनमें एम्प्टी कौन सा ऑर्बिटल होता है, एम्प्टी p ऑर्बिटल, ठीक है। तो एम्प्टी p ऑर्बिटल कंटेनिंग स्पीशीज जो न्यूट्रल है वो भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं। तो उसके एग्जांपल अपन ने लिखे हुए हैं, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, ऐसे न्यूट्रल स्पीशीज जो अपने शेल को एक्सटेंड कर सकते हैं। भाई शेल को वही एक्सटेंड कर पाएगा जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल हो, ठीक है। और एम्प्टी ऑर्बिटल में जनरली हम बात करते हैं एम्प्टी p की, तो बात कर ली। तो नेक्स्ट कौन सा ऑर्बिटल आता है, एम्प्टी d ऑर्बिटल। तो ऐसी स्पीशीज जैसे PCl5 हो गया, SnCl4 हो गया, ठीक है। ये ऐसी स्पीशीज हैं जिनमें ऑक्टेट कैसा है, कंप्लीट है, लेकिन ये अपने शेल को एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा अपन लिख सकते हैं ZnCl2, ठीक है, ZnCl2 भी लिख सकते हैं इसमें। ये अपने एम्प्टी d ऑर्बिटल जो इनके पास प्रेजेंट है वो अपने ऑक्टेट को एक्सटेंड कर सकते हैं ये, ठीक है। तो इसलिए हम ये इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ आपको इलेक्ट्रोफाइल को विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोफाइल ऐसा क्वेश्चन आए तो आप है ना सिर्फ इसमें क्या करो कि पॉजिटिव चार्ज ढूंढने लग जाओ, ऐसा नहीं है। और पॉजिटिव चार्ज में भी मैंने आपको क्या सिखाया, कैसा होना चाहिए, ऑक्टेट इनकम्प्लीट के लिए पॉजिटिव चार्ज जिस एटम पर है उसके इलेक्ट्रॉन हमको काउंट करने। समझ में है क्या बात? अब एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं भाई, इसके पास अगर एम्प्टी d ऑर्बिटल है या एम्प्टी p ऑर्बिटल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि ऐसे स्पीशीज जिनमें एम्प्टी p या एम्प्टी d है तो उन्हें अपन इलेक्ट्रोफाइल करेंगे। तो हम बोल सकते हैं इन दोनों पॉइंट को कंबाइन करें ना
तो बोल सकते हैं दीज आर एग्जांपल्स ऑफ लुईस एसिड्स। ये लुईस एसिड्स के एग्जांपल है, ठीक है, इनको लुईस एसिड्स कह सकते हैं, जिसमें लुईस एसिड में कौन सा आ गए, एमटीपी भी आ गए और एमटीडी भी आ गए। एमटीपी ऑर्बिटल भी इलेक्ट्रोफाइल है, एमटीडी ऑर्बिटल भी इलेक्ट्रोफाइल है। समझ में आया बेटा, सबको समझ में आया है ना। चलो फिर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगर इनके अलावा अगर इलेक्ट्रोफाइल्स की बात करते हैं अपन, तो नेक्स्ट आता है कि कंपाउंड्स जो कि न्यूट्रल हैं, ठीक है, उसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, पाई बॉन्ड। और सेंट्रल एटम जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, जैसे कि एग्जांपल CO2। ये CO2 जो है, इसमें सेंट्रल एटम जो है कार्बन, वो दो दो ऑक्सीजन से अटैच है। जब ये दो ऑक्सीजन से अटैच है तो ये ऑक्सीजन भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये वाला, ये ऑक्सीजन भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो कार्बन पे कैसा चार्ज आया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो भाई कुछ ऐसे स्पीशीज भी होते हैं जिसमें न्यूट्रल है, ऑक्टेट भी कंप्लीट है, एम्प्टी ऑर्बिटल की बात भी नहीं करना, लेकिन सेंट्रल एटम जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो सेंट्रल एटम की डेफिशिएंट हो जाता है। तो एक तरह से कह सकते हैं पार्शियल चार्जेस की वजह से वो इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेव करता है। कैसा करता है, पार्शियल चार्जेस की वजह से। किसकी वजह से बेटा, पार्शियल चार्ज, ठीक है। तो भाई ऐसा है कि भाई कार्बन CO2 के अंदर जैसे कार्बन है, तो ये CO2 इज वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल जिसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, लेकिन पार्शियल चार्ज होने की वजह से एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करता है। तो कई बार क्वेश्चंस में ऐसे ऑप्शन आते हैं, और ये वन ऑफ द, पहले जब एम्स होता था तो वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन होते थे ये वाले, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोफाइल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो अब CO2 इलेक्ट्रोफाइल क्यों हुआ बेटा, क्योंकि सेंट्रल एटम किससे अटैच है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। किसकी वजह से हुआ, पार्शियल चार्जेस की वजह से। और एग्जांपल इसमें SO3 हो गया, COCl2 हो गया, SOCl2 हो गया, RC ट्रिपल बॉन्ड है भाई, नाइट्रोजन से अटैच है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो सेंट्रल एटम पर कैसा चार्ज आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। RCHO यहाँ पे भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी वजह से बोलते हैं एल्डिहाइड में, ये कार्बन जो है एल्डिहाइड का कार्बन कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से आ रहा है, पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है। कैसा चार्ज आ रहा है, पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन एटम अटैच है ना, तो वो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो बेटा ये किसकी वजह से हुआ, बहुत ज्यादा EN आ रही थी, डिफरेंस आ रहा था, इसी वजह से ऐसा हुआ। समझ में आई कि बात, है ना। तो बात यह है कि हमने इलेक्ट्रोफाइल के क्या क्या एग्जाम्पल पढ़े। पहला एग्जाम्पल पढ़ा हमने जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। दूसरा एग्जाम्पल ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, न्यूट्रल है, मतलब चार्जेस नहीं है लेकिन न्यूट्रल है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, एम्प्टी पी ऑर्बिटल वाले। फिर हमने पढ़ा ऑक्टेट भी कंप्लीट है लेकिन एक्सटेंड कर सकते हैं, किसके कारण एक्सटेंड कर सकते हैं, तो एक्सटेंड कर सकते हैं जिनमें एम्प्टी डी ऑर्बिटल, क्या प्रेजेंट हो, एम्प्टी डी ऑर्बिटल। तो ऐसे स्पीशीज को लुईस एसिड्स कहते हैं, ठीक है। तो लुईस एसिड दो तरह के होते हैं, एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल वाले और एम्प्टी डी ऑर्बिटल वाले। समझ में आया सबको, है ना। फिर आगे बात करते हैं कौन से ऐसे भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं जिनमें कोई चार्जेस ही नहीं हो, ऑक्टेट भी कंप्लीट हो, लेकिन किस वजह से इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं, किसकी वजह से होंगे, पार्शियल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रोफाइल होंगे, सेंट्रल एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है। तो ये जो एग्जांपल है ना, CO2, SO3, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है इसमें, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, पहचान लेंगे सब लोग, पहचान लेंगे ना, ठीक है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके बाद बात करेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल हमने सीखा, इसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल हो गया ऐसे स्पीशीज जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है, ठीक है, जैसे कि फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल हो गया, नाइट्रीन हो गया, कार्बीन हो गया, ये भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, ठीक है। अब H फ्री रेडिकल है, अब H में कितने, H लिखो ये बेटे, H लिखो या H फ्री रेडिकल लिखो, बोथ आर सेम, बताओ क्यों, क्योंकि अगर H फ्री रेडिकल लगते हैं तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, और हाइड्रोजन लिखेंगे तब भी कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि वो इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है ना। इसमें ऑक्टेट की बात नहीं करते हैं, ड्यूप्लेट की बात करते हैं, समझे। तो एक इलेक्ट्रॉन एक्वायर हो सकता है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज नहीं है, न्यूट्रल भी नहीं है, पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है, न्यूट्रल भी नहीं है। समझ में आ रही है बात, है ना। अब इसके अलावा अगर एक्स फ्री रेडिकल, एक्स फ्री रेडिकल, ये एक्स फ्री रेडिकल का मतलब हुआ, एक्स फ्री रेडिकल का मतलब हुआ ये Cl दिया हुआ है, Cl फ्री रेडिकल। अब Cl फ्री रेडिकल है जैसे, तो उसमें क्लोरीन हेलोजन पे तो कितने लोन पेयर होते हैं, 3 लोन पेयर होते हैं, है ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन, इसलिए बोलते हैं कि Cl या Br या F फ्री रेडिकल या फिर I फ्री रेडिकल, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। इसके अलावा R, ये R जो लिखा हुआ है इसका मतलब है जैसे कि CH3 फ्री रेडिकल, हमने बात करी थी
जब आपका एल्काइल फ्री रेडिकल बनता है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा? 7 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, समझे? मिथाइल फ्री रेडिकल बोल सकते हैं अपन, इथाइल फ्री रेडिकल बोल सकते हैं, प्रोपाइल फ्री रेडिकल, उसका मतलब कोई भी फ्री रेडिकल आएगा तो उसमें फ्री रेडिकल में जनरल केस अगर लिखें तो कैसे लिखेंगे? फ्री रेडिकल, और उसके कितने बॉन्ड होंगे? 3 बॉन्ड्स, ठीक है? तो उसमें टोटल एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, तो 3 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? 6, और एक इलेक्ट्रॉन हो गया आपका ये जो अनपेयर्ड है। इसलिए बोलते हैं कि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं दैट आर, दिस फ्री रेडिकल इज अ इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आई बात? ठीक है ना? तो ये फ्री रेडिकल इलेक्ट्रोफाइल होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर। समझ में आ गया बेटा? ठीक है, हाँ बिल्कुल, फर्स्ट स्लाइड है ये, है ना? ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कार्बीन की। ये जो कार्बीन लिखा हुआ है, ये कार्बीन जो है वो कार्बन जो है वो 2 हाइड्रोजन से अटैच है, ये 2 हाइड्रोजन से अटैच है और इसमें 2 ये इलेक्ट्रॉन है। तो देखो आप काउंट करो, इसमें कार्बीन ऐसी स्पीशीज होती है जिसमें कोई चार्जेस नहीं है, कोई भी चार्जेस नहीं है, एक लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है भाई, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का मतलब क्या कहलाएगा? ये इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे, है ना? तो ये ऑक्टेट इनकम्प्लीट स्पीशीज हो गया। अब चार्जेस नहीं है तो ये कार्बन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जिसमें कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना? तो ये कार्बीन। उसके अलावा नाइट्रीन, ये नाइट्रीन जो दिया नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करो, ठीक है? नाइट्रोजन को देखो, ध्यान दो, नाइट्रोजन को देखा हमने, ये नाइट्रोजन जो है उसके इलेक्ट्रॉन काउंट करो, एक बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, एक बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, और 2 लोन पेयर हो गए तो टोटल कितने? 4, 4 + 2 कितना हुआ? 6, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसलिए इसको हमने इलेक्ट्रोफाइल बोला है। तो नाइट्रीन अगर जनरली लिखूं तो नाइट्रीन जो है वो ऐसा लिखा जाएगा NH, अगर मैं ऐसे लिख दूं उसको डैश या H भी हटा दो, बॉन्ड होगा कोई भी इसके साथ, ठीक है? एक बॉन्ड बना होगा और 2 लोन पेयर होंगे, ये जनरल केस हो गया किसका? नाइट्रीन का, ये नाइट्रीन का केस होगा, ठीक है ना? अब ये जो ये स्पीशीज हैं, ये स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं, ठीक है? तो ऐसा कोई जरूरी है क्या कि चार्जेस होने चाहिए तभी आप इलेक्ट्रोफाइल पहचान पाओगे? चार्जेस नेसेसरी है क्या? कोई नेसेसरी नहीं है, ठीक है? चार्जेस होना जरूरी नहीं है। क्या फ्री रेडिकल, सारे फ्री रेडिकल इलेक्ट्रोफाइल होते हैं? बिल्कुल सारे फ्री रेडिकल इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, नोट कर लो, ऑल फ्री रेडिकल्स आर इलेक्ट्रोफाइल, नोट करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, ऑल फ्री रेडिकल्स, ऑल फ्री radicals are electrophiles, ठीक है बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? अरे बेटा मैंने स्ट्रक्चर बनाया, देखो आप, एक बॉन्ड पेयर ये कार्बीन में, दूसरा बॉन्ड पेयर ये, कितने बॉन्ड हुए? 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन बेटे? 4, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? तो 2, 4 + 2 कितना होता है बताओ? चलो सबसे मुश्किल क्वेश्चन आज का, बताओ 4 + 2 कितना? 6, ओके ओके, तो 6 इलेक्ट्रॉन, इसलिए बेटे हम बोलते हैं कार्बन इज अ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है? तो कितने टाइप के इलेक्ट्रोफाइल पढ़े? चलो रिवाइज करते हैं ना। हमने इलेक्ट्रोफाइल पढ़े टोटल कितने टाइप के? 5 टाइप के इलेक्ट्रोफाइल पढ़ लिए ना, ठीक है? पहला, कैसा चार्ज होना चाहिए? पॉजिटिव, ऑक्टेट कैसा होना चाहिए? इनकम्प्लीट। दूसरा टाइप का इलेक्ट्रोफाइल कौन सा पढ़ा हमने? ऐसा इलेक्ट्रोफाइल जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, न्यूट्रल है लेकिन ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट बड़ा, न्यूट्रल है, ऑक्टेट भी कंप्लीट है, लेकिन उसमें क्या प्रेजेंट है? एम्प्टी ऑर्बिटल। क्या प्रेजेंट है बेटा? एम्प्टी मतलब अपने शेल को एक्सटेंड कर सकता है, किसकी वजह से? एम्प्टी ऑर्बिटल होने के कारण। तो इसका मतलब 2 टाइप के लुईस एसिड्स हो गए, एक एम्प्टी और एक एम्प्टी बना। उसके बाद नेक्स्ट आ गया कि भाई न्यूट्रल स्पीशीज है लेकिन सेंट्रल एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है। तो इसका एग्जांपल, सबसे बढ़िया एग्जांपल है CO2 और SO3, मेनली यही वाले एग्जांपल अपन को आते हैं, ठीक है? आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, ऑल फ्री रेडिकल्स आर इलेक्ट्रोफाइल इंक्लूडिंग कार्बीन एंड नाइट्रीन, इंक्लूडिंग कार्बीन एंड नाइट्रीन। कार्बीन किसको बोलेंगे भाई? CH2, ठीक है? ये कार्बीन है। इसके अलावा कार्बीन का एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो एक और एग्जांपल हो सकता है जो अपने पढ़ेंगे बाद में, रिएक्शंस आएंगी उसके अंदर, ठीक है? जो कार्बीन है उसके अंदर आता है एक और बहुत बढ़िया एग्जांपल है जो अपने एग्जाम में भी आया हुआ है, CCl2, ये डाइक्लोरोकार्बीन, ठीक है? डाइक्लोरोकार्बीन बोलते हैं इसको। ये डाइक्लोरोकार्बीन जो है बाद में हम रिएक्शन पढ़ेंगे, एक मॉडर्न रिएक्शन आती है, नेम रिएक्शन, रायमर टीमन रिएक्शन,
उसमें ये रिएक्शन बीच में बनता है, मतलब दिस इज वन ऑफ द इंटरमीडिएट। तो ये कार्बीन जो है वो एज ए इंटरमीडिएट बनता है रिएक्शन के अंदर। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये डाइक्लोरोकार्बीन, मैंने एक और एग्जांपल आपको कार्बीन का बता दिया। और ये जो आपको नाइट्रीन दिया हुआ है, ये वाला, दिस वन, ठीक है, ये नाइट्रीन जो है, नाइट्रीन पर ध्यान देना, ये नाइट्रीन जो है ये एक रिएक्शन आती है हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, ये अपने आएगी अमाइंस चैप्टर में, ठीक है ना। तो उसमें ये इंटरमीडिएट बनता है, मतलब ये एज अ इंटरमीडिएट क्या होता है, इंटरमीडिएट आर द स्पीशीज व्हिच आर फाउंड बिटवीन द रिएक्शन एंड वेरी शॉर्ट लिव्ड। ऐसे पढ़ा था अपन ने, ठीक है। तो हमने डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोफाइल्स पढ़ लिए हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, ये सारा ये जो इंटरमीडिएट में फ्री रेडिकल हो गया या चार्ज स्पीशीज ऑक्साइड इनकम्प्लीट है, ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए एग्जिस्ट करते हैं, बाय फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमने यही तो बात करी थी, इंटरमीडिएट आर द स्पीशीज व्हिच आर फाउंड बिटवीन द रिएक्शन एंड दे आर वेरी शॉर्ट, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, अगर AlCl3 की बात करें तो AlCl3 क्या करता है, Al2Cl6 बनाता है, डायमर बनाता है। अब कुछ न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होते हैं ना भाई, जिसमें जो कि स्टेबल भी होते हैं, जैसे कि CO2 है, बताओ स्टेबल है कि नहीं है, स्टेबल है, ठीक है। SO3 भी स्टेबल है ना। तो SnCl4, BCl5 ये भी इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, ZnCl2 भी इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब ये लुईस एसेंस, ठीक है ना। तो वो तो एग्जिस्ट करते ही हैं, ये आपको पता ही है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, ये हमने इलेक्ट्रोफाइल के बारे में पढ़ लिया। आगे बात करें नेक्स्ट, अपन बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल्स की, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमने क्या सीखा, वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन रिच होती है और डोनेट कर सकती है इलेक्ट्रॉन्स, किसको किसको डोनेट करेगी, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को क्या कहते थे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को तो इलेक्ट्रोफाइल कहते थे, अभी जस्ट पढ़ा था हमने थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल जो होती है वो ऐसी स्पीशीज होती है जो इलेक्ट्रॉन रिच होती है, और इलेक्ट्रोफाइल ऐसी स्पीशीज होती है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। तो रिच हमेशा डेफिशिएंट को इलेक्ट्रॉन देगी या डेफिशिएंट रिच को इलेक्ट्रॉन देगा, क्या कहते हो, हमेशा रिच वाला भिखारी को इलेक्ट्रॉन देना चाहिए, भिखारी रिच वाले को इलेक्ट्रॉन देगा, क्या कहते हैं, हमेशा रिच देगा। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन देने वाला है, किसको इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल किसको इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रोफाइल को देगा। बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रोफाइल को देगा, है ना। बहुत बढ़िया, शानदार, क्या पढ़ाई कर रहे हो यार, सुबह सुबह मजा आ रहा है एकदम, है ना। ठीक है, बहुत अच्छा है, गुड वन, मजा आ गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो ऐसी स्पीशीज होती हैं जो कि इलेक्ट्रॉन रिच होती है। अब सर मुझे कैसे पता चलेगा, तो सबसे बढ़िया क्या है, नेगेटिव चार्ज होगा इसमें, क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जाम्पल ये अपने को दिया हुआ है H माइनस, OH माइनस, OR माइनस, CN माइनस, X माइनस, R माइनस, RCO माइनस, NH2 माइनस, SH माइनस। इसके अलावा और कौन से हो सकते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल हैं भाई, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज सभी न्यूक्लियोफाइल होते हैं। कौन से चार्ज बताओ, नेगेटिव चार्ज, ऑल नेगेटिव चार्ज स्पीशीज आर न्यूक्लियोफाइल। लिख लेंगे अपन यहाँ पे लिख लेते हैं, ऑल नेगेटिव चार्ज स्पीशीज आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। ऐसा लिखने की जरूरत ही नहीं, न्यूक्लियोफाइल ही पढ़ रहे हैं तो वही होगा। सर सारा याद रखना होगा, अरे क्या बात है, नहीं नहीं याद नहीं रखना होगा। अच्छा बताओ, आपको कैसे पता चला येलो, ये कलर, ये कौन सा कलर है, चलो बताओ, ये व्हाट इज दिस कलर, कौन सा कलर है ये कैसे पता चला, ये किसने बताया, पहली बार कभी तो पढ़ा होगा ना, है। तो किसी ने पहली बार पढ़ा होगा तभी तो पता चला होगा ना। तो आज हम पहली बार पढ़ रहे हैं, समझा रहे हैं, तो अभी अपन को क्या है, एक बार तो पढ़ना पड़ेगा, वापस रिवाइज करेंगे। बिल्कुल, अभी रिवाइज करेंगे ना तो ये सब चीजें आ जाएगी, है ना। तो अपन को ये पॉइंट्स नोट करने हैं बेटे, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, और पता है इतना आसान क्वेश्चन होता है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोफाइल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो आपको क्या है, चार ऑप्शन दिए, तीन, अगर इलेक्ट्रोफाइल पूछा तो तीन न्यूक्लियोफाइल होंगे, एक इलेक्ट्रोफाइल होगा, वो पहचानना है। तो आपने जो एग्जाम्पल पढ़े वही आते हैं, ठीक है, जो आप एग्जाम्पल पढ़ रहे हो ना वही डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं। सबको समझ में आया ना, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो फिर अच्छी बात है। हाँ डार्क हो गया, लाइट चली गई थी, आ गई है वापस ना, ठीक है, दिख रहा हूं ना मैं। चलो फिर आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं अपन, ये नेगेटिव चार्ज होता आपके सामने, अगर नेगेटिव चार्ज स्पीशीज लिखी होगी तो आप न्यूक्लियोफाइल पहचान लोगे ना। आगे बढ़ूं क्या, तो मैंने ये एग्जांपल लिखे हुए, H माइनस, OH माइनस, OR माइनस, CN माइनस, X माइनस, R माइनस, RCO माइनस, NH2 माइनस, SH माइनस।
बहुत जल्दी जल्दी बोल दिया मैंने, सर मेरे को समझ में ही नहीं आया, ऐसा भी हो सकता है ना। तो भाई समझने के लिए देखना पड़ेगा सर ने क्या क्या लिखा है ना। तो जो लिखा हुआ है वही मैंने पढ़ा है, इसके अलावा कुछ नहीं नया लिखा है। ठीक है, तो अगर मान लो मैं कुछ नया लिखता हूँ तो आप पहचान लोगे? बताओ। चलो एक एग्जाम्पल ट्राई करते हैं, करें ट्राई, है ना। हम्म, बताओ क्या है ये? न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, 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 कैसे पता चला? कैसे बताया था? मेरे को समझ में नहीं आ रहा सर, क्या कैसे बता रहे हो आप? नेगेटिव चार्ज है, बिल्कुल सही बात है, नेगेटिव चार्ज है ना, इसलिए न्यूक्लियोफाइल है ना। नेगेटिव चार्ज है इसलिए न्यूक्लियोफाइल है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, परफेक्ट बात है। गुड गुड गुड, चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। चलो फिर आगे बढ़े बढ़े, चलो नेक्स्ट। अब ऐसी स्पीशीज न्यूट्रल है लेकिन उनमें लोन पेयर होते हैं, वो भी न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, ऐसी स्पीशीज जो न्यूट्रल है उनमें लोन पेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, ये मैंने एग्जांपल लिखा है, H2O लोन पेयर लिखा हुआ है, ROH लोन पेयर लिखा हुआ है, ROR लोन पेयर लिखा है, अमोनिया लोन पेयर लिखा है, RNS2 प्राइमरी अमाइन लोन पेयर लिखा हुआ है, और ये सेकेंडरी अमाइन नहीं लिखा हुआ। अच्छा, ये अगर मान लो ऐसे लिखता हूँ R2NH सेकेंडरी अमाइन, दिस इज सेकेंडरी अमाइन। देखो, अमाइन तीन तरह के होते हैं। अमाइन कितने टाइप के होते हैं? तीन तरह के। ठीक है, ये जो अमाइन लिखा है दिस इज 1 डिग्री अमाइन, दिस इज 3 डिग्री अमाइन, और दिस इज 2 डिग्री अमाइन। ठीक है, अब नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड्स बनाता है, ऐसा लिखते हैं इसको, है ना। नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता ही है। अच्छा, आपको पता है अगर मैं मतलब मान लो ऐसा लिखता हूँ, नाइट्रोजन लिखता हूँ, NH3 लिखता हूँ सिर्फ, क्या अभी इस पे लोन पेयर है? अमोनिया ऐसे ऐसे लिख दिया मैंने, और ये H2O लिख दिया, क्या लोन पेयर है क्या इसका? किसके पास लोन पेयर है? H2O में लोन पेयर किसके पास? ऑक्सीजन के पास है। अच्छा, ओहो, यार यू आर सो इंटेलिजेंट पीपल, इतने मतलब मुझे शार्प बच्चे मिले हैं, बहुत अच्छा। ये लिखते क्यों नहीं हम ये, मतलब है ना, मैं बोलता हूँ आपसे, वाटर लिखो, तुरंत H2O लिख दोगे, लोन पेयर लिखते हैं क्या अपन जनरली? नहीं लिखते हैं। ये लोन पेयर क्यों नहीं लिखते? क्यों नहीं लिखते, बता सकते हो क्या क्यों नहीं लिखते? अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं अंडरस्टूड है, ये बहुत खतरनाक बात है। ऐसे बोल रहे हैं अंडरस्टूड है, आर यू श्योर अंडरस्टूड है? आर यू श्योर अंडरस्टूड है ये बात? तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोफाइल, और बिना लोन पेयर के दे देंगे तो पहचान लोगे? सबसे मुश्किल क्वेश्चन होता है ये। ठीक है, ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन है, सर लिख के ही नहीं दिया आपने, तो अंडरस्टूड होता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, अंडरस्टूड है। तो आप एक बात ध्यान रखना इस चीज की, कि ये जो H2O या अमोनिया है ना बेटा, ये इनमें या नाइट्रोजन कंटेनिंग या ऑक्सीजन कंटेनिंग, है ना, और नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑक्सीजन, इनमें लोन पेयर अंडरस्टूड होता है। ठीक है ना, अंडरस्टूड होता है, तो इसी वजह से ये मेंशन करना जरूरी नहीं है, और इसी वजह से क्या होता है, दिक्कत होती है, बच्चे दिखता ही नहीं उनको, भाई जो लिखा होता है वही नहीं दिखता है, तो जो नहीं लिखा है वो कैसे दिखेगा? भाई जो लिखा होता है वही देख के नहीं पढ़ते तुम ढंग से, फिर बाद में क्या होता है, और जो नहीं लिखा होता है वो कैसे कैसे अंडरस्टूड होगा? तो ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन है, वेरी टफ क्वेश्चन। ठीक है, कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होता है, तो व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल कितने टाइप के सीखे हमने? 2 टाइप के, एक जिसमें चार्ज होता है, कैसा चार्ज होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज। दूसरा क्या होना चाहिए? न्यूट्रल हो, लेकिन उसके एटम के पास प्रेजेंट हो लोन पेयर। ठीक है, तो ये एग्जांपल लिखे हुए हैं। ऑक्सीजन कंटेनिंग, कोई भी एग्जांपल आ सकता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कोई भी एग्जांपल हो सकता है। अब मैं बात कर रहा था कि ये नाइट्रोजन जो है, अमाइंस जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। देखो, अगर नाइट्रोजन पर सिर्फ अपन हाइड्रोजन लिख दें तो ये बन जाता है अमोनिया, बन जाता है ना अमोनिया। अमोनिया का शेप कैसा होता है?
पिरामिडल। अमोनिया का शेप कैसा होता है? पिरामिडल शेप होता है ना। तो जितने भी अमाइंस होते हैं ना उनका शेप भी पिरामिडल होता है। अगर मैं एक एच हटा के अगर मैं लिख देता हूं उसमें एल्काइल ग्रुप, जैसे मान लो मैंने मिथाइल लिखा, तो ये बन गया अपना 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, कैसा अमाइन बन गया? 1 डिग्री अमाइन। इसे बोलते हैं प्राइमरी अमाइन या 1 डिग्री अमाइन। ओके, अब अगर तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल जो है ऐसा नहीं लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा कैसा? CH3NH2। बीच में बॉन्ड है, पता है हमको, लिखे या नहीं लिखे, अंडरस्टूड है। ओके, अब इसमें मैंने एक और हाइड्रोजन हटाया और मैंने उसमें एक और मिथाइल लिख दिया, मान लो। अब ये कितना डिग्री अमाइन बन गया? 2 डिग्री सेकेंडरी अमाइन, इसे सेकेंडरी अमाइन कहते हैं। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करें तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 होल ट्वाइस NH। ठीक, अब अगर मैं ये जो बचा हुआ हाइड्रोजन है इसको भी हटा के एक और कार्बन मतलब मिथाइल लिख देता हूं, तो अब ये जो अमाइन बनेगा इससे बोलेंगे अपन टर्शियरी अमाइन या 3 डिग्री अमाइन। ठीक है, समझ में आया है ना? तो बेटे ये 1 डिग्री अमाइन हो गया, ये 2 डिग्री अमाइन हो गया, ये 3 डिग्री अमाइन। अमाइन कितने टाइप के होते हैं? 3। और तीनों अलग अलग होमोलोगस सीरीज होती है। ठीक है, तीनों अलग अलग होमोलोगस सीरीज होती हैं, क्योंकि 1 डिग्री अमाइन में हमेशा NH2 आता है, 2 डिग्री अमाइन में हमेशा NH आता है, और 3 डिग्री अमाइन में हमेशा N आता है, जो 3 कार्बन से अटैच है। तो जितने कार्बन के साथ अटैच है नाइट्रोजन, उसके अकॉर्डिंग ही हम बोलते हैं ये इतना डिग्री अमाइन। तो 1 डिग्री अमाइन की होमोलोगस सीरीज हमेशा NH2 आएगा, 2 डिग्री अमाइन की होमोलोगस सीरीज में हमेशा 2 कार्बन अटैच होंगे नाइट्रोजन से, 3 डिग्री अमाइन में 3 कार्बन अटैच होंगे नाइट्रोजन से। बच्चा कह रहा है मेरे को सर मैं 10th में पढ़ा है, अभी कल जो पढ़ा होता है वो याद नहीं रहता है, और कह रहा 10th में पढ़ा है। बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, तो सबसे इंटेलिजेंट है ना। तो बेटे जी बहुत मुश्किल लगता है बच्चे को, कहते हैं मुझे कि सर ये आप क्या कह देते तो समझ में नहीं आता है ना। तो बेटे अमाइंस 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सबको समझ में आया? एक बार और बताओ। ठीक है, 1 डिग्री अमाइन जो होता है उसमें हमेशा NH2 लिखा रहेगा। ठीक है, 2 डिग्री अमाइन में NH लिखा रहेगा, 3 डिग्री अमाइन में N लिखा रहेगा। ओके, समझ में आया आपको? पक्का ना? आगे बढ़ू? ठीक है, ऐसा इस और किसी में भी होता है क्या ऐसा? नहीं नहीं, अमोनिया में ही होता है। अमोनिया अमोनिया डेरिवेटिव इसलिए बोलते हैं अमाइंस आर अमोनिया डेरिवेटिव। ठीक है, अमाइंस आर। अच्छा एल्कोहल में भी होता है क्या ऐसा? अच्छा मतलब ये देखो, वाटर का शेप होता है बैंड शेप, आपने पढ़ा हुआ है ना, ये शेप बैंड शेप ऐसा। अब इसमें ये एक हाइड्रोजन जो है हटा के अगर मैं एल्काइल ग्रुप लिखता हूँ, एल्काइल ऐसा एल्काइल नहीं लिखता हूँ, काम करता हूँ मिथाइल लिखता हूँ। अभी मिथाइल चल रहा है ना, सबसे आसान होता है मिथाइल। मिथाइल लिखता हूँ, बताओ क्या बन गया? 2 लोन पेयर होता है ना ऑक्सीजन पर, है ना। हाँ, अब क्या बन गया? अल्कोहल बन गया है ना, अल्कोहल बन गया, बहुत बढ़िया। अल्कोहल बन गया, गुड, बहुत अच्छा। अच्छा एक ये एक और हाइड्रोजन हटाया और एक और मिथाइल लिख दिया। ये फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया क्या? फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया क्या? वो अमाइंस में तो नहीं हुआ था, अमाइंस ही थे, यहाँ तो चेंज हो गया ना है। चेंज हो गया ना फंक्शनल ग्रुप। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं दिस इज नोन एज ईथर, इसे ईथर कहते हैं बेटे, है ना। अच्छा मैंने आपको एक होमवर्क दिया था फंक्शन ग्रुप पढ़ने का, पढ़ा क्या आपने? ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं, नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर होता है, ये सबको पता है ना। गुड गुड, बहुत अच्छा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये तो था अपना एल्कोहल और ये था अपना ईथर। तो अगर मैं आपसे ऐसा पूछते कोई, सुनना ध्यान से, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, बताओ CH3O CH3 पोलर और नॉन पोलर? पोलर और नॉन पोलर क्या कहते हो?
पोलर 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 नॉन पोलर नॉन पोलर नॉन पोलर, चलो बहुत अच्छा है ना, ऐसा अपन ने वो खेल लिया गेम। चलो इधर देखो, ये जो हमने लिखा है इसका शेप ये ना, मतलब ऑक्सीजन की अरे स्ट्रक्चर गलत है बेटा, ऐसे ही लिखा जाता है नॉर्मल केस में, ऐसे ही लिखते हैं, है ना। स्ट्रक्चर ये एक्चुअली में, है ना। ठीक है, अभी बताओ कि जब हम शेप की बात कर रहे थे तो बैंड शेप ही होगा, होगा कि नहीं होगा? पहले शेप की बात करो, बैंड शेप होगा। इसमें किसी को डाउट है बैंड शेप में? वी शेप, बैंड शेप, सही है ना, बैंड शेप है, ओके चलो अंडरस्टूड है ना। अब बताओ कार्बन की ईएन ज्यादा है ऑक्सीजन की? कार्बन की ईएन ज्यादा है ऑक्सीजन की? ऑक्सीजन, सबको पता है ना ये बात। तो जब हम डायपोल की बात करते हैं, पोलर या नॉन पोलर, तो लेस ईएन से मोर ईएन हमेशा डायपोल जाता है। तो मिथाइल से किस तरफ जाएगा? ऑक्सीजन की तरफ, या मिथाइल से ऑक्सीजन की तरफ जाएगा। इसका मतलब डायपोल पीरियड होगा वो ऑक्सीजन की साइड पीरियड होगा। तो हम कह सकते हैं दिस मॉलिक्यूल इज अ पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, और बच्चे हम तो क्या कर रहे थे, लेसियन से मोरियन, लेसियन से मोरियन, हमने तो शेप तो पढ़ा ही नहीं, हमने नॉर्मल लिखा था स्ट्रक्चर। और अरे डायपोल जीरो हो गया यहाँ तो, म्यू इक्वल टू जीरो, और यहाँ क्या आ रहा है, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो। अरे कौन सा सही है, कौन सा वाला सही पढ़ रहे हैं हम? ये ऊपर वाला सही है, नीचे वाला सही है? बिल्कुल नीचे वाला सही है, ये हम लिखते ऐसे हैं जल्दी में, लेकिन एक्चुअली स्ट्रक्चर ही नहीं होता। हमेशा हम 3D स्ट्रक्चर नहीं लिख सकते, देखो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा 3D नहीं लिख सकते, क्योंकि हमेशा अगर 3D लिखा ना तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है चीजें। इसलिए ये चीज सीखने की थी, डायपोल निकालने के लिए शेप देखना होता है मेन, शेप देखना होता है, ईएन डिफरेंस होता है, समझ में आया? हाँ चलो, तो ये म्यू इक्वल्स टू जीरो, ये वाला तो गलत है, डायपोल ये ऐसे नहीं दिखता, हमेशा ऐसे दिखता है। ओके, चलो फिर आगे बढ़ता हूं मैं, है ना। बहुत सारी बातें कर ली अपन ने। तो अमाइंस तीनों 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री समझ में आया? अच्छा जी, अब इसमें ना थोड़ा सा मैं एक और चीज बताता हूँ साथ में। ये जो अपना, अच्छा ये मैं हटा देता हूँ, ये अल्कोहल का शेप और ये सब, ये आपको वाटर के डेरिवेटिव समझ में आया? वाटर के डेरिवेटिव कौन है? अल्कोहल ईथर आर वाटर डेरिवेटिव, अल्कोहल ईथर आर वाटर डेरिवेटिव, समझ में आई ये बात? बहुत अच्छा। ठीक है, अब देखो क्या होता है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा है CH3CH2OH, ठीक है, तो ये जो अल्कोहल ग्रुप है, OH इज अल्कोहल ग्रुप है ना बेटे, तो ये कार्बन जो है, ये कार्बन जो आपका OH ग्रुप से अटैच है कार्बन, ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है, ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है। ठीक है, वापस से सही से लिखता हूँ इसको ना। ठीक है, ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है, इसलिए ये कार्बन कहलाता है 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन। ठीक है, प्राइमरी कार्बन। अब अगर ये कार्बन जो है वो दो कार्बन से अटैच हो, तो ये 2 डिग्री कार्बन कहलाएगा। ऐसा कार्बन जो दो कार्बन से अटैच होता है उसे सेकेंडरी कहते हैं, ऐसा कार्बन जो एक कार्बन से अटैच होता है वो प्राइमरी कार्बन होता है। ठीक है बेटे, और अगर तीन कार्बन से अटैच हो गया, लिखूं एग्जांपल ना, तीन कार्बन से अटैच हो गया, ये, तो ये कितना डिग्री कार्बन हो गया? ये 3 डिग्री कार्बन हो गया, दिस इज 3 डिग्री। तो अल्कोहल की खुद की डिग्री नहीं होती है, नोट डाउन करो, कॉपी में लिखो। अल्कोहल, अल्कोहल बेटे सजेशन मत दो कौन से पेन से लिखना है, इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आज जो समझ में आया ना वो आपको कभी नहीं भूलना है, समझे? जैसे अगर आपने कभी साइकिल चलाना सीखा होगा ना, और 4 साल साइकिल 5 साल नहीं चलाओगे ना तब भी आपको आता होगा। मम्मी ने बचपन में बटन टांगने सिखाए थे, बटन कैसे लगाते हैं शर्ट के, तो हमेशा याद रहता है कि कैसे लगाते हैं, भूलता नहीं कोई भी कि सर मैंने 5 साल से टी शर्ट ही पहनी है, मैंने शर्ट ही नहीं पहनी, बटन कैसे लगाऊं? तब भी लगा लोगे आप, ऐसा सीखना है अपन को, समझे ना। तो ये सजेशन मत दो, जो मैं कह रहा हूँ वो लिखो, इंपॉर्टेंट इज, अगर, लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, बताओ, डिक्टेट करो। अमाइंस हैव इट्स ओन डिग्री, देखो, अमाइंस हैव इट्स ओन डिग्री, amines have its own degree, it does not depend upon degree of carbon attached,
amine have its own degree. It does not depend upon degree of carbon attached. It does not depends upon degree of carbon attached. But amines have its own degree. It does not depends on degree of carbon attached. But alcohol doesn't have its own degree. Alcohol doesn't have its own degree. But alcohol doesn't have its own degree. It depends upon degree of carbon attached. It depends upon degree of carbon attached. Depends upon degree of carbon attached. सर पॉइंट समझ में नहीं आया, दिखा रहा हूँ ना मैं, लिखा हुआ है जो दिखा रहा हूँ, है ना। समझ में नहीं आया, दिखाते हैं, दिखाने पे समझ में आएगा, है ना। लिखा हुआ समझ में आता है ना, ठीक है। इधर देखो, नाइट्रोजन, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ध्यान देना। ये 1 डिग्री अमाइन है, ये 2 डिग्री अमाइन है, ये 3 डिग्री अमाइन है, ऐसा, ठीक है ना। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग सब ध्यान देना। मैं इधर लिख रहा हूँ क्वेश्चन, ये लिखा मैंने क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन है, ये जो कंपाउंड है इसमें कितना डिग्री अमाइन है, कितना डिग्री अमाइन है बताओ। ये अमाइन की डिग्री पूछिए, NH2 लिखा है, कितना डिग्री अमाइन होना चाहिए। 1 डिग्री अमाइन, ओके, 1 डिग्री अमाइन है, क्योंकि NH2 लिखा है। हमने सीखा था अभी थोड़ी देर पहले, 1 डिग्री अमाइन वो होता है जिसमें NH2 लिखा होता है, ठीक है। इसलिए हमने पॉइंट लिखा, पॉइंट अभी जो लिखा है वो क्या लिखा, amines have its own degree, it does not depends upon degree of carbon attached, okay, it does not depends on degree of carbon attached। but अगर मैं यहां पे लिखता हूं, देखना आप, इस फंक्शन को हटाते हैं, यहां पे एक और लिखते हैं, OH, OH लिखते हैं। कितना डिग्री अल्कोहल है, कितना डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री, क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बन है, 3 कार्बन से अटैच है। ये भी 3 डिग्री कार्बन है, दिस कार्बन इज 3 डिग्री, बट NH2 लिखा हुआ है ना, तो कितना डिग्री अमाइन, 1 डिग्री। तो हमने पॉइंट लिखा था, amines have its own degree, does not depend on degree of carbon attached, but ठीक है, amines have its own degree, does not depend on degree of carbon attached, but alcohol does not have its own degree, it depends on degree of carbon attached, it depends upon degree of carbon attached। किसके लिए बात करी हमने, अल्कोहल के लिए बात करी है, ओके। आगे बढ़ जाए, समझ में आ रहा है ना, मजा आया कि नहीं, चलो गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ओहो ओवरलैपिंग होगी, कोई बात नहीं। ये तो हमने समझा दिया, तो इसको मैं रब कर देता हूँ, है ना, ये इधर वाला पार्ट, ओके, साइड में समझा दिया ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन डोनर, यस, एल्कीन एल्काइन बेंजीन, ये न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। एल्कीन एल्काइन बेंजीन जो है वो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। क्यों होते हैं न्यूक्लियोफाइल्स, क्योंकि उसमें पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, ठीक है ना बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, बहुत बढ़िया बात, क्या बात कही हमने। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसे हुआ भाई, एल्कीन लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना, ये मैंने एल्कीन लिखा, ठीक है। अब पाई बॉन्ड जो बनता है ना बेटा, उसमें लोब बनता है, ठीक है, उसमें लोब कैसे बनता है,
ये लोब बनता है ऐसे, ये पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करते हैं, पाई बॉन्ड बनता है, ये मैंने पाई बॉन्ड का लोब बनाया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच, ये भी पार्ट इलेक्ट्रॉन रिच यहाँ पर पार्ट है, इसलिए बोलते हैं एल्कीन्स आर न्यूक्लियोफाइल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इसलिए एल्कीन जो होता है वो रिएक्शन जो कहता है लिखो, लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, एल्कीन, एल्काइन एंड बेंजीन आर न्यूक्लियोफाइल्स। लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, alkenes, alkyne and benzene are nucleophiles due to the presence of pi electron cloud. Alkene, alkyne, benzene are nucleophiles due to the presence of alkene, alkyne, benzene are nucleophiles due to the presence of pi electron cloud. Due to the presence of pi electron cloud. Due to the presence of pi electron cloud. Alkene, alkyne, benzene are nucleophiles due to the presence of pi electron clouds. और चिल पढ़ो एकदम, ठीक है, टेंशन मत करा करो, और सर को पता है कहाँ दिक्कत आती है ना, सब बताएंगे सर। इसलिए ये जो एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन है, इसलिए आपने रिएक्शन का नाम सुना, EAR, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन सुना है क्या? सुना है क्या? सुना है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन EAR? भाई खुद एल्कीन न्यूक्लियोफाइल है तो किसको अट्रैक्ट करेगी? बताओ किसको अट्रैक्ट करेगी? इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगी ना, खुद न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करता है, इसलिए नाम पड़ा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है एल्कीन, क्योंकि खुद न्यूक्लियोफाइल तो डेफिनेटली न्यूक्लियोफाइल को तो अट्रैक्ट नहीं कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करता है। और पाई बॉन्ड है तो क्या करता है? अनसैचुरेटेड को अपने आप को सैचुरेटेड बनाता है, इसलिए कहते हैं एडिशन रिएक्शन देता है। भाई पाई बॉन्ड में ही एडिशन हो सकता है, क्योंकि पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, जल्दी टूट सकता है, ठीक है, तो वहां एडिशन हो सकता है। लेकिन अगर सिंगल बॉन्डेड है तो वहां एडिशन नहीं हो सकता, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो बॉन्ड वहां पे टूटता है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। इसलिए एल्केन्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, एल्कीन्स एडिशन रिएक्शन शो करता है, एल्काइन एडिशन रिएक्शन शो करता है, बेंजीन एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता है, बेंजीन एडिशन नहीं करता है। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब ये जो हमने लोब बनाए हैं, इस पर ध्यान दो, ये जो लोब बने हैं एल्कीन के पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो भाई ये लोब ऊपर ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ये तुमने बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर लिखा है, इतना बड़ा होता है क्या मॉलिक्यूल? दिखता ही नहीं हमें, बताओ इतना बड़ा होता है? इतना बड़ा है कि दिखता ही नहीं, इतना बड़ा मॉलिक्यूल है ना। तो ये जो लोब ओवरलैपिंग कर रहे होते हैं ना इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो ये टॉप पर और बॉटम पर, मतलब ऊपर ये वर्टिकल प्लेन की लोब, नीचे, तो लोब ऊपर ओवरलैपिंग कर रहे होते हैं, नीचे ओवरलैपिंग कर रहे होते हैं, इसलिए कहते हैं कि भाई ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, नीचे भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और बीच में बोलते हैं ना नोडल सरफेस है। अरे ये तुमने इनऑर्गेनिक पढ़ा हुआ, ये इसकी बातें नहीं करूंगा, देखो गलत बात नहीं करना है ना, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसलिए कहते हैं कि भाई ये खुद रिएक्शन कैसे करता है, इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करता है, इसलिए EAR रिएक्शन होती है। बेंजीन की बात करें तो बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं देता, बताओ क्यों नहीं देता? बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं देता है क्योंकि बेंजीन जो है वो एरोमेटिक होता है ना, एरोमेटिक होता है, एडिशन करेगा तो एरोमेटिसिटी लॉस हो जाती है, बेंजीन एरोमेटिक होता है, ये हम बातें बाद में करेंगे, है ना। लेकिन अभी ये ध्यान में, इसलिए बेंजीन की रिएक्शन की ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सुना है क्या? पहले बताओ, ESR सुना है क्या? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सुना है? सुना है या सुना है या सुना है? बहुत सुना है सर, बहुत सुना है। अच्छा यहाँ से सुना हुआ है। सुना सुना तो यहाँ से हो सकता है, यहाँ सुना हुआ तो है ना। गुड, चलो ठीक है। अब ये जो बेंजीन है ये एडिशन रिएक्शन इसलिए देता है क्योंकि बेंजीन एरोमेटिक होता है ना। एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो एडिशन रिएक्शन इसलिए देता है क्योंकि बेंजीन अपने एरोमेटिसिटी लॉस नहीं करना चाहता है, स्टेबल होता है बहुत, ठीक है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, एडिशन रिएक्शन नहीं देता। ओके, तो एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन आर न्यूक्लियोफाइल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन आर न्यूक्लियोफाइल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ओके, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट वन, RMGX, this is known as Grignard reagent. ये Grignard reagent होता है, ठीक है। इसमें यहाँ R नेगेटिव चार्जेस होते हैं,
LiLH4 जो होता है वो हमें H माइनस देता है, H माइनस सप्लाई करता है। NaBH4 जो होता है वो भी हमें H माइनस सप्लाई करता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि these are nucleophile. LiLH4 supplies H minus, NaBH4 supplies H minus, RMGH supplies R minus. इसलिए हम ये न्यूक्लियोफाइल कहते हैं इन्हें, ठीक है। LiLH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, LiLH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। तो ये हाइड्राइड डोनर्स होते हैं, LiLH4 और NaBH4, these are hydride donors। क्या होता है ये? हाइड्राइड H माइनस देते हैं। जैसे हमने लिखा था, ये अभी लिखा था ना, यहाँ पे देखो H माइनस आया, ये H माइनस कहाँ से आएगा, है ना, ये H माइनस लिखा है हमने, कहाँ से आया, ये LiLH4 ने दिया हमें, या NaBH4 ने दिया, H माइनस थोड़ी ना आएगा डायरेक्टली, किसी के साथ तो अटैच होगा ना, ठीक है। RMGX ग्रेनाडाइन पढ़ाऊंगा बाद में, ठीक है, कैसे बनता है क्या है सब आएगा, डोंट वरी, है ना। न्यूक्लियोफाइल्स हैं। आगे बात करते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ये क्या होता है एम्बिडेंट? RDCuLi डाइल्काइल क्यूप्रस लिथियम, इसमें भी R माइनस न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? ऐसी न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज जिसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक साइट्स होती हैं। ये आपके बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एक मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कई बार 3 मार्क्स का भी आता है, ठीक है। व्हाट इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल? अ न्यूक्लियोफाइल व्हिच have more than one nucleophilic site. For example, ONO नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। हाइड्रोक्सिलामाइन नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, ऑक्सीजन पर लोन पेयर है। CN कार्बन नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, नाइट्रोजन लोन पेयर से भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। NH2NH2 इसे बोलते हैं हाइड्राजीन, हाइड्राजीन। ये सब न्यूक्लियो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक साइट्स हैं, तो उस केस में हम बोलते हैं उसे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, ओके। इसके अलावा CN कैसे? कार्बन नेगेटिव चार्ज से भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लोन पेयर नाइट्रोजन के पास होता है। अंडरस्टूड है? आपने कहा था सर मेरे को पता है, अंडरस्टूड है, ठीक है। 11 में बोर्ड में नहीं आता बेटा, ये 12th क्लास में चैप्टर है अपना एल्काइल हाइड्राइड, उस चैप्टर का क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसलिए 12th में आता है बोर्ड्स के अंदर। और सबसे सीक्रेट बात बताऊं, बहुत बार आया एग्जाम में, तो आप मना तो कर ही नहीं सकते कैसे भी ना, बोर्ड में आ जाएगा कि ना 11 में था, मैं कैसे जवाब दूंगा, है आपने गलत कर लिया मेरे साथ, ऐसे कैसे पूछ लिया। अपन कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचते, छोटी सोच नहीं रखें, बड़ी सोच रखें। आगे बढ़ते हैं, एम्बी फाइल की बात करते हैं। ऐसे स्पीशीज जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, उसे बोलते हैं एम्बी फाइल, ठीक है। C ट्रिपल बॉन्ड N, अब ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखे हुए हैं, ये जो लिखे हैं ना, ये दिस इज इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, तो ये एक्चुअली SF RC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। अब यहाँ पर तो डेल्टा पॉजिटिव चार्जेस है, यहाँ डेल्टा नेगेटिव चार्जेस है ना, इसी वजह से ये साइट एक्ट करती है एज अ न्यूक्लियोफाइल और ये साइट एक्ट करती है एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो एक ही स्पीशीज में इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट दोनों होंगे, तो उस केस में हम इसे एम्बीफाइल कहलाएंगे। और आपको सिंपल से एक बहुत सिंपल बात बताता हूं, जिनमें भी डिफरेंस ऑफ EN होगा और पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा, डिफरेंस ऑफ EN होगा और पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो उसमें एम्बीफाइल होगा। देखो दोनों एग्जांपल को ध्यान दो, डिफरेंस ऑफ EN है CN में, डिफरेंस ऑफ EN है और पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट है। CHO में भी डिफरेंस ऑफ EN है और पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। तो जिसमें भी डिफरेंस ऑफ EN होगा, पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा, वो एम्बीफाइल होगा। कैसा होगा? एम्बीफाइल, ठीक है। डिफरेंस ऑफ EN एंड पाई बॉन्ड अगर दोनों प्रेजेंट है तो डेफिनेटली वो एम्बीफाइल कहलाएगा। क्लियर है? समझ में आया ना? आगे बढ़े, तो हमने ये दो टाइप के रिएजेंट पढ़े, कौन कौन से? इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, ठीक है। ये स्लाइड बहुत कंफ्यूजिंग हो गई ऐसा कह रहे हो?
बड़ा मैंने तो बहुत कोशिश करी थी कि कंफ्यूजन ना हो। हमने तो दो ही चीज पढ़ाई है अभी तक, एक इलेक्ट्रोफाइल पढ़ा है और एक न्यूक्लियोफाइल पढ़ा है। एम्बीडेंट क्या होता है? ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसमें एक से ज्यादा लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज दोनों चीजें प्रेजेंट हो या दोनों ही लोन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज हो, वो न्यूक्लियोफाइल कहलाती है। और वो न्यूक्लियोफाइल जिनमें एक से ज्यादा होता है, एम उसे बोलते हैं एम्बीडेंट। एम्बीडेंट मींस दो न्यूक्लियोफिलिक साइड, टू और मोर। ठीक है, डेफिनेशन से बता, टू और मोर, उसके ये एग्जांपल है। आप ये सोचोगे सर इसके अलावा और कुछ भी हो सकता है क्या? नहीं बेटे, हमने आपको बता दिए मैक्सिमम। ठीक है, तो आप इसलिए मत सोचो ये ही वाले आते हैं मेनली, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा ज्यादा। ठीक है, आपको ज्यादा बताते हैं, कम नहीं बताते हैं। कॉपी के नोट्स बनाओगे ना, 2 कॉपी भरेंगे ऑर्गेनिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। कार्बिन के बारे में बातें करते हैं ना, कार्बिन की बातें। कार्बिन, कार्बिन न्यूट्रल स्पीशीज होती है। ठीक है, ये रिएक्शन का एक इंटरमीडिएट होता है। कार्बन इज अ न्यूट्रल स्पीशीज इन विच कार्बन एटम बॉन्डेड टू मोनो, ये सब मैंने बातें बता दी आपको। ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। क्यों बिहेव करता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह? क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। कैसी स्पीशीज होती है? न्यूट्रल स्पीशीज होती है, बता दिया आपको। सर 4 बॉन्ड होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नॉन बॉन्डेड, एक होता है नाइट्रीन। नाइट्रीन की बातें भी मैंने आपसे कर ली। ठीक है, नाइट्रीन कैसा होता है? नाइट्रीन में भी ऐसा स्पीशीज जिसमें नाइट्रोजन होता है, एक बॉन्ड होता है किसी के साथ, एल्काइल ग्रुप के साथ होगा किसी भी, और इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, ये भी न्यूट्रल स्पीशीज। ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट्स में आता है। किसमें आता है? इंटरमीडिएट्स में। तो इंटरमीडिएट एक तो पड़ा कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन। कितने टाइप के हो गए? 5 टाइप्स के। वापस से रिवाइज कर रहा हूँ, इंटरमीडिएट कितने टाइप के हो गए? 5 टाइप्स। कैटाइन, एनाइन, फ्री रेडिकल। उसके बाद कार्बीन, नाइट्रीन, कार्बीन, नाइट्रीन, ये इंटरमीडिएट हो गए। तो कितने टाइप के इंटरमीडिएट पढ़ लिए अपन ने? 5 टाइप्स। कौन कौन से? कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, कार्बन फ्री रेडिकल, उसके बाद कार्बीन, नाइट्रीन। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये सब बातें हो गई है ना। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। भाई अगर मुझे रिएक्शन मैकेनिज्म सीखना है ना, तो उसके लिए अब मुझे पढ़ना पड़ेगा। रिएक्शन मैकेनिज्म सीखने के लिए, रिएक्शन मैकेनिज्म हमने पढ़ा, इंटरमीडिएट बनते हैं उसके अंदर। कितने टाइप के इंटरमीडिएट बनते हैं? 5 टाइप के इंटरमीडिएट बनते हैं। अब 5 टाइप के इंटरमीडिएट बनते हैं, उसमें मेनली अपन जो पढ़ते हैं, जो अपने काम आते हैं सबसे ज्यादा, वो आता है कैटायन, एनायन, फ्री रेडिकल। ये 3 काम आते हैं। ठीक है, कार्बिन नाइट्रीन तो पर्टिकुलर रिएक्शन है, रायमर रिएक्शन में कार्बिन बनता है, और हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में नाइट्रीन बनता है, तो फिक्स है। उनके अलावा कभी कुछ नहीं पूछेंगे उसमें। ठीक है, तो वो काम का नहीं है। काम का क्या है अपना? कैटायन, एनायन, फ्री रेडिकल। तो भाई अगर मुझे ये पढ़ने हैं, तो एक्चुअली रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर हम पढ़ते हैं कि ये जो इंटरमीडिएट बने, वो स्टेबल या अनस्टेबल, मतलब आपको कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी, कार्बोनाइन स्टेबिलिटी, कार्बन फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी, ये पढ़ते हैं। अब ये जब हम पढ़ते हैं तो उसमें इफेक्ट्स लगते हैं, तो उसमें डिफरेंट 4 टाइप के इफेक्ट्स मेनली अपन पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। कौन कौन सा? इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये 4 टाइप के मेनली इफेक्ट अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो इंडक्टिव, मेसोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स हैं, इनके बारे में मतलब इनमें डिटेल स्टडी करेंगे अपन, और इनकी डिटेल स्टडी करने के बाद अपन क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। शुरू करूं क्या? क्या शुरू करेंगे बताओ? चलो शुरू करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। इंडक्टिव इफेक्ट शुरू करेंगे। ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? ओ, इंडक्टिव इफेक्ट ब्लैंक होता है, कुछ भी नहीं है इंडक्टिव इफेक्ट में, है ना। ठीक है, चलो मैं शुरू करता हूँ। पहले मैं लिख के पढ़ाता हूँ बढ़िया से, ठीक है, ध्यान देना। इंडक्टिव इफेक्ट, इसके शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं आई इफेक्ट। शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं अपन आई इफेक्ट, है ना। इंडक्टिव इफेक्ट ऑब्जर्व करना, सब लोग ऑब्जर्व करें, ध्यान दें। ऑब्जर्वेशन सबसे बढ़िया तरीका होता है सीखने का। मैंने एक मॉलिक्यूल लिखा, CH3CH2Cl, ये मॉलिक्यूल लिखा है। मैं इथाइल क्लोराइड लिखा हुआ है मैंने। तो मुझे एक बात बताओ, ये कार्बन और इस कार्बन में कोई ईएन डिफरेंस है क्या? कार्बन कार्बन कोई ईएन डिफरेंस है? नहीं है। कहीं पर इस मॉलिक्यूल में ईएन डिफरेंस आ रहा है?
कहीं पर आ रहा है, कहां पर आ रहा है, कार्बन क्लोरीन के बीच में ये डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों तो सेम हो गए और ये डिफरेंट हो गया। तो मैं कह सकता हूं क्या कि जो क्लोरीन है ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेगा कार्बन से, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये डिफरेंस है, क्लोरीन की एन ज्यादा है, कार्बन की एन कम है। कह सकते हैं ऐसा, कह सकते हैं, ठीक है। तो अब डेफिनेशन सुनना, पोलैरिटी डेवलप्ड इन द कार्बन चेन ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर मैंने एक मॉलिक्यूल लिखा है, मैंने ब्यूटेन लिखा है, ध्यान देना, ये ब्यूटेन जो है, ब्यूटेन मॉलिक्यूल लिखा है मैंने, इस ब्यूटेन मॉलिक्यूल में आप बता सकते हो क्या कोई पोलैरिटी है, क्या कोई पोलैरिटी है? नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है? क्योंकि कोई ई एन डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इसमें कोई ई एन डिफरेंस नहीं है, सबकी ई एन सेम है, सबकी ई एन सेम है, कोई एन डिफरेंस नहीं है, इसके बोल सकते हैं मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस मिथाइल क्लोराइड जो मैंने अभी लिखा है, इसमें क्लोरीन की ईएन ज्यादा है, कितनी ईएन होती है क्लोरीन की? 3.0। कार्बन की कितनी होती है? 2.5 ईएन है, ठीक है। तो ये क्या करता है, क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, जैसे ही अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, इस कार्बन पर जो जिससे कार्बन से अटैच था क्लोरीन, उस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। और जैसे ही डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है, पीछे वाला कार्बन जो है वो भी इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो यहाँ पे डबल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो polarity developed in the carbon chain due to the introduction of more electronegative atom, which is the more electronegative atom chlorine। तो अगर किसी भी कंपाउंड में, जैसे कि मैंने एक मॉलिक्यूल लिखा ऐसा, Z is more electronegative than carbon, देन ये Z क्या करेगा, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कर लेगा। शिफ्टिंग का मतलब क्या है, ये जो बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ Z की तरफ ज्यादा रहेंगे, कार्बन की तरफ कम रहेंगे, और कार्बन की तरफ कम रहेंगे तो Z पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब पोलैरिटी आ जाएगी। तो पोलैरिटी डेवलप्ड इन द कार्बन चेन ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। Polarity developed in the carbon chain due to the introduction of more electronegative atom is known as inductive effect। यहाँ कोई भी more electronegative atom नहीं था ब्यूटेन में, इसलिए ये कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है। लेकिन जैसे ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव Z एटम आया, इसने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचे, तो उस वजह से कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव हो जाए। अब जैसे ही डेल्टा पॉजिटिव आया, तो पीछे वाला कार्बन जो है वो क्या करता है, थोड़े से इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो यहाँ डबल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। डबल डेल्टा का मतलब होता है, डेल्टा का मतलब पार्शियल चार्ज, डबल डेल्टा पार्शियल का पार्शियल, बहुत थोड़ा सा, और पीछे वाला कार्बन भी इसी तरह से इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो यहाँ ट्रिपल डेल्टा पॉजिटिव, और उसके पीछे वाला भी इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो यहाँ 4 टाइम डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। इसका क्या मतलब है, ये डेल्टा का मतलब है थोड़ा सा चार्ज, थोड़ा सा चार्ज। डेफिनेशन बहुत बार बोलूंगा, आप चिंता मत करना, है ना। थोड़ा सा चार्ज है यार, थोड़े का थोड़ा, बहुत थोड़ा, बहुत थोड़े का भी थोड़ा, बहुत थोड़ा, बहुत थोड़े का भी थोड़ा, बहुत थोड़ा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये बिल्कुल ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे जहां आग लगी होती है, अगर पास में जाते हैं तो हाथ जल रहा होता है, दूर होते हैं तो कम जलता है, और दूर जाते हैं तो और कम जलता है, और बिल्कुल दूर हो जाते हैं ना तो बिल्कुल नहीं जलता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या समझ में आता है कि इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस का मतलब आई इफेक्ट इनवर्सली टू द डिस्टेंस। जितनी पास होगा उतना ज्यादा लगेगा, इसका मतलब ये जो कार्बन है, ये अपना जस्ट पास वाला कार्बन, इस पर इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा लग रहा है। डेल्टा का मतलब चार्जेस पार्शियल चार्ज, डबल डेल्टा मतलब चार्ज कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, कम हो रहा है। डबल डेल्टा का मतलब चार्ज कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। मैंने क्या बताया, आग वाला एग्जांपल ध्यान रखो,
जितना पास होते होते हाथ जलता है, जितना दूर होगा उतना हाथ कम जलेगा। सिर्फ इतना समझने को, इंडक्टिव इफेक्ट बिल्कुल वैसे ही है। अब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो Z है इसका इंडक्टिव इफेक्ट जो है लास्ट वाला जो कार्बन है उसके तो सबसे कम लगेगा, तो दूरी बढ़ने से इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाता है। जैसे मेरा इफेक्ट आप पर क्या है, बहुत कम लग रहा है क्योंकि आप बहुत दूर हो, लेकिन अगर आप क्लास में होते तो इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ज्यादा लगता है ना, लगता कि नहीं लगता है ना, बहुत ज्यादा लगता है इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखो, अब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा आई इफेक्ट कम होता जाएगा। अब जेड माइन जो है वो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खींच रहा है, तो दो तरह के ग्रुप डेवलप हो गए। तो हमने बोला कि भाई टू टू टाइप्स ऑफ ग्रुप्स आर डेवलप। ये एक तो ग्रुप हो गया जिससे इलेक्ट्रॉन जेड ने ले लिए, और एक जिसने इलेक्ट्रॉन जिसको दे दिए, मतलब जेड ने इलेक्ट्रॉन ले लिए, कार्बन थोड़ी देना चाहता था। जब भाई आपका जब ब्यूटेन मॉलिक्यूल था तो कोई मोरियन एटम ही नहीं था, है ना। जब मोरियन एटम ही नहीं था तो उस केस में कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं था, कोई पोलैरिटी नहीं थी। लेकिन जैसे ही जेड आया तो polarity developed in the carbon chain due to the introduction of more electronegative atom is known as inductive effect. Inductive effect क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जब कार्बन चेन से अटैच होगा तो पोलैरिटी डेवलप कर देगा। और ये जो पोलैरिटी डेवलप हुई, पोलैरिटी का मतलब है पार्शियल चार्जेस आ जाना। पोलैरिटी का मतलब क्या है, पार्शियल चार्जेस आ जाना। किस वजह से होगा, ईएन डिफरेंस के कारण ऐसा होगा। ठीक है ना, उसे बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इसका मतलब दो तरह के ग्रुप डेवलप हो गए। कौन कौन सा, एक जिसने इलेक्ट्रॉन लिया, तो जिसने इलेक्ट्रॉन लिया उसको बोलते हैं हम माइनस आई ग्रुप, और जिसने इलेक्ट्रॉन दिया उसे क्या बोलते हैं, प्लस आई ग्रुप। तो ड्यू टू द introduction of more electronegative atom, polarity developed in the carbon chain due to the introduction of more electronegative atom is known as inductive effect. ठीक है, अब जब ऐसा हुआ तो हम इसको एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं, वन मोर वे। partial shifting of sigma bonded electron towards more electronegative atom is known as inductive effect. Partial shifting of sigma bonded electrons towards more electronegative atom is known as inductive effect. ये सब चीजें अभी लिखी हुई होंगी, चिंता मत करना। ठीक है, पोलैरिटी डेवलप्ड इन द कार्बन चेन, ये आप लिख लो, लिखो पोलैरिटी, लिखो, नोट करो। पोलैरिटी डेवलप्ड इन द कार्बन चेन, polarity developed in the carbon chain due to the introduction of polarity developed in the carbon chain due to the introduction of more electronegative atom is known as inductive effect. Due to the introduction of more electronegative atom, polarity developed in the carbon chain due to the introduction of more electronegative atom is known as inductive effect. ओके, समझ में आया। सेकंड डेफिनेशन आएगी, चिंता मत करो। पार्शियल शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है, भाई ये बॉन्ड था हमारे दोनों के बीच में, आपके और हमारे बीच में। ठीक है, मैं बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो मैंने क्या करा, बॉन्ड अपनी तरफ शिफ्ट कर दिया। तो अभी तो बॉन्ड है ही हमारे बीच में, लेकिन बहुत ज्यादा ईएन डिफरेंस होने की वजह से ये शिफ्ट कर लिया अपनी तरफ, मतलब अपनी तरफ खिसका लिया एक तरह से। ठीक है ना, तो ये जो चार्ज डेवलप हुए, पार्शियल चार्ज डेवलप होते हैं, कंप्लीट चार्ज डेवलप, बॉन्ड ब्रेक होता है तब कंप्लीट चार्ज आता है, तो पार्शियल चार्ज है। ठीक है, पार्शियल चार्ज की वजह से हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट डेवलप हो गया। वॉइस नहीं आ रही, साउंड कम हो गया है। ओके, हाँ आ रहा है अभी साउंड, आ रहा है साउंड, नहीं आ रहा है, आ रहा है, चलो ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कि जैसे ये डिफरेंस आया, पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा, ये सब आ जाएगा आपको, है ना, ये सब लिखा हुआ है, अभी मिल जाएगा नोट्स में। तो अब अगर मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2,
तो यहां पर ये कार्बन और ये कार्बन में तो ईएन सेम है, लेकिन और ये कार्बन, इन दोनों कार्बन में ईएन सेम है, इन दोनों कार्बन में ईएन सेम है जो बचे हुए हैं, दोनों में ईएन, जिनमें ईएन सेम है वहां कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जब ईएन डिफरेंस आया तो एक जो ग्रुप जिसकी ईएन ज्यादा है, तो sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन की ईएन कितनी होती है 2.75, और sp3 कार्बन की ईएन कितनी होती है 2.5, तो किसकी ईएन ज्यादा, ये sp3 कार्बन है, जिसकी ईएन ज्यादा तो वो कैसा बिहेव करेगा माइनस आई, और जिसकी ईएन कम है वो कैसा बिहेव करेगा प्लस आई। तो ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ ईएन इंडक्टिव इफेक्ट डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो polarity developed in the carbon chain due to the introduction of more electronegative atom is known as inductive effect। अब मान लो अपन को ये ऐसा दिया हुआ है CH3NH2, तो भाई नाइट्रोजन कैसा बिहेव करेगा माइनस आई, मिथाइल कैसा बिहेव करेगा प्लस आई, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन की ईएन ज्यादा है और कार्बन की ईएन कम है। अब वही मैंने लिखा NH2OH, अभी हमने ये मॉलिक्यूल लिखा, ठीक है, NH2OH, NH2OH मॉलिक्यूल लिखा, आवाज नहीं आ रही है आवाज, आवाज आ रही है, ओके ठीक है। जब मैं NH2OH लिखता हूं तो भाई ऑक्सीजन की ईएन ज्यादा है या नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कैसा बिहेव करेगा माइनस आई, नाइट्रोजन कैसा बिहेव करेगा प्लस आई। तो अभी तो ऊपर कैसा बिहेव कर रहा था माइनस आई नाइट्रोजन, अभी तो ऊपर वाले के एग्जांपल में नाइट्रोजन कैसा बिहेव कर रहा था माइनस आई, अभी नाइट्रोजन कैसा बिहेव कर रहा है प्लस आई। तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा प्लस आई है कौन सा माइनस आई है। तो इट्स अ रिलेटिव टर्म, इंडक्टिव इफेक्ट इज अ रिलेटिव टर्म, इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंस ऑफ ईएन, ठीक है, ओके। अब बात यह है, हम किसी को भी कभी प्लस आई या माइनस आई नहीं कह सकते, इसलिए हमने क्या करा, हाइड्रोजन एटम को रेफरेंस रखा। तो हाइड्रोजन एटम, H एटम इज रेफरेंस एटम, और इसका आई इफेक्ट माना 0, इट्स आई इफेक्ट इज 0, इसका इफेक्ट 0 मानते हैं। तो हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं होता, उसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं, ठीक है। अब अगर इसके रेस्पेक्ट में बात करें, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, मुझे बताओ, कार्बन पीरियड टेबल में सेंटर में आता है, जितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी आपने देखा होगा, अब बताओ कार्बन के अलावा हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का इफेक्ट तो 0 हो गया, है ना। तो उसके अलावा कौन कौन से एटम होते हैं, हेलोजन होता है एक, तो एक ऑक्सीजन फैमिली होता है, ठीक है, या नाइट्रोजन फैमिली होगा, ये अटैच होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, ठीक है ना। तो इन सबकी ईएन तो हमेशा ज्यादा होगी, इन सबकी ईएन तो हमेशा ज्यादा होगी, किससे, कार्बन से, कार्बन से ज्यादा होगी, इसलिए जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं वो सब प्लस आई होते हैं, इसलिए कहते हैं जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं वो सब क्या होते हैं प्लस आई, ठीक है ना। अब देखो ये सब डेफिनेशन मैंने यहाँ पे नोट्स में लिखी हुई है, जो आप बोल रहे थे, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट, समझ में आया होगा आपको ये डेफिनेशन। उसके बाद इट अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके बाद हाइड्रोजन एटम रेफरेंस होता है, इसका आई इफेक्ट कितना मानते हैं 0 मानते हैं, अभी बात करी हमने, ठीक है। अब मैंने बोला एक मॉलिक्यूल था, उसमें H एटम की जगह हमने हटा के Y एटम लिख दिया। अब Y एटम की अगर ईएन ज्यादा है तो कार्बन की चेन कैसा बिहेव करेगी प्लस आई, और अगर Y की ईएन कम है, Z है अगर, है ना, Y की ईएन ज्यादा है कम है, तो कार्बन कैसा बिहेव करेगा प्लस आई और माइनस आई। ये डिफरेंस समझ में आया आपको। 0 क्यों मानते हैं बेटा, रेफरेंस सेट करना पड़ेगा ना। जैसे अपने नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर है 20, नॉर्मल टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, भाई उससे कम होता है तो बोलते हैं सर्दी है, उससे ज्यादा होता है तो क्या होता है गर्मी लग रही है। तो एक रेफरेंस सेट करना पड़ता है ताकि आपको ज्यादा अच्छा समझ में आए, ठीक है, समझने के लिए रेफरेंस सेट किया जाता है, ठीक है, ओके बेटा। तो ये इंडक्टिव है कैसा, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं एग्जांपल लिखता हूं CH3CH2OH, मैंने एग्जांपल लिखा, तो एक बात बताओ, क्या इसमें ईएन डिफरेंस जो है कार्बन ऑक्सीजन का ये चेंज हो जाएगा क्या समय के साथ, यहाँ हमेशा डेल्टा पॉजिटिव रहेगा या डेल्टा नेगेटिव रहेगा हमेशा, मतलब ये हमेशा कैसा बिहेव करेगा प्लस आई बिहेव करेगा, और ये कैसा बिहेव करेगा हमेशा माइनस आई।
इसलिए कहते हैं कि ये परमानेंट इफेक्ट होता है। कैसा इफेक्ट होता है? परमानेंट। तो इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट। ओके, बिल्कुल ब्रेक दे रहे हैं, अभी दे रहे हैं ना, ठीक है, समझ में आया आपको? अब बात ये होती है कि दो तरह के ग्रुप डेवलप होते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है कि आपको मॉड्यूल में सीरीज लिखी हुई है, प्लस आई सीरीज और माइनस आई सीरीज। ओके, प्लस आई सीरीज और माइनस आई सीरीज लिखी हुई है, जिसमें ये बताया है कि ये वाले ग्रुप प्लस आई होते हैं और ये वाले ग्रुप माइनस आई होते हैं। ठीक है, मॉड्यूल नंबर 3 रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर, ठीक है ना। तो आपको वो सीरीज को एक बार कॉपी में लिखना है। बिल्कुल, अब मैं खत्म कर रहा हूं क्लास को, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको वो सीरीज को कॉपी में लिखना है। मतलब नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी, मैं वो सीरीज आपको समझाऊंगा और फिर हम क्वेश्चंस करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो आपको क्वेश्चंस करने में मजा तभी आएगा जब आप वो सीरीज लिख लोगे एक बार, और मैं समझाऊंगा, कोशिश करूंगा समझाने की। समझ में आएगा तब भी सीरीज वही रहेगी, और नहीं समझ में आएगा तब भी सीरीज वही रहेगी। तो आप पूरी कोशिश करना समझने की, और मैं पूरी कोशिश करूंगा समझाने की। ओके बेटा। पोलैरिटी क्या होती है बेटा? ये पोलैरिटी इनऑर्गेनिक में पढ़ लिया आपने, पोलर नॉन पोलर, पोलैरिटी मतलब पोलर नॉन पोलर, ये सब बातें पढ़ी है आपने इनऑर्गेनिक में, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट टू यू। और ठीक है, खत्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आपको होमवर्क समझ में आया बेटे? ओके 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 ओके, ठीक ठीक। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।